हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की पूर्ति की माप और उसके स्रोत में परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। तो मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य किसी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। वैधानिक मुद्रा में देश में चलन में आए नोट व सिक्के शामिल हैं जो कि विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वर्तमान में बैंक मुद्रा या साख मुद्रा भी विनिमय माध्यम के रूप में काम में लाई जाती है। अतः बैंक मुद्रा को भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। अब परिभाषा को समझते हैं। चूँकि मुद्रा मुख्य रूप से दो कार्य करती है। पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का संचय। तो मुद्रा के इन दोनों कार्यों के आधार पर मुद्रा की पूर्ति को दो अर्थों में परिभाषित किया जाता है, एक संकीर्ण अर्थ में, दूसरा व्यापक अर्थ में। तो सबसे पहले हम संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति का आशय समझते हैं। तो संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली चलन में समस्त मुद्रा की मात्रा से है तथा जो वस्तुओं व सेवाओं के क्रय विक्रय संबंधी भुगतान व ऋणों की अदायगी के लिए सर्वसम्मति से स्वीकार की जाती है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में जनता के पास करेंसी, जिसमें कि नोट व सिक्के शामिल होते हैं, और बैंकों की मांग जमा को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जनता के पास करेंसी का अर्थ क्या है। तो करेंसी एक देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित की जाती है। इसको विधिग्राह्य मुद्रा या लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। दूसरा बैंकों की मांग जमा। जनता द्वारा बैंकों में जमा की गई मांग जमा भी मुद्रा पूर्ति का ही एक भाग है। अब समझते हैं कि व्यापक अर्थ में मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या होता है। तो मुद्रा की पूर्ति के संकीर्ण अर्थ में मुद्रा के मूल्य संचय के कार्य को भुला दिया गया है, जिसमें विनिमय के माध्यम के रूप में ही मुद्रा की पूर्ति का वर्णन किया गया है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों, जिनमें मिल्टन फ्रीडमैन प्रमुख हैं, ने कहा कि मुद्रा का संचय कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका विनिमय कार्य। उन्होंने मुद्रा पूर्ति में समय जमाओं या टाइम डिपॉजिट्स को भी शामिल किया है। तो उनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति में करेंसी, मांग जमाएं एवं समय जमाएं या टाइम डिपॉजिट्स भी शामिल होती हैं। अब समझते हैं कि भारत में मुद्रा पूर्ति के मापक और संगठक क्या हैं। तो मुद्रा पूर्ति के द्वितीय कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल 1977 से भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा पूर्ति का आकलन 4 संगठकों की सहायता से करता है। वे संगठक M1, M2, M3 और M4 हैं। अब इन सभी संगठकों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम M1 अर्थात मुद्रा की पूर्ति की संकुचित धारणा के बारे में बात करेंगे। तो M1 मेजरमेंट के अंतर्गत हम जनता के पास मुद्रा, बैंकों में मांग जमा व रिजर्व बैंक के पास जमाओं को शामिल करते हैं। तो अब इसके सभी कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। तो जनता के पास जो मुद्रा होती है उसमें चलन में नोट और हम सिक्कों को शामिल करते हैं। बैंकों में जो मांग जमाएं या डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला सक्रिय या एक्टिव, दूसरा निष्क्रिय या पैसिव। तो सक्रिय मांग जमा के अंतर्गत उन जमाओं को शामिल करते हैं जब लोग बैंकों में अपना पैसा या नकदी जमा करते हैं, जबकि निष्क्रिय मांग जमा जब बैंक ऋण देकर जमा राशियों का निर्माण करते हैं, जिसको कि हमने क्रेडिट क्रिएशन कहा था जब पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे, तो उसको हम निष्क्रिय जमा कहते हैं।
अब रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा का अर्थ क्या होता है? तो इसमें विदेशी सरकारों, अन्य केंद्रीय बैंकों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की मांग जमाएं शामिल की जाती हैं। इस प्रकार से हम संक्षेप में लिख सकते हैं M1 = C + DD + OD, जहाँ पर C करेंसी है, DD डिमांड डिपॉजिट और OD अदर डिपॉजिट्स है। अब मुद्रा की पूर्ति की M2 धारणा को समझते हैं। तो M1 में यदि हम पोस्ट ऑफिस बचत बैंक की जमाओं को जोड़ दें तो हमको M2 राशि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार M2 बराबर M1 प्लस डाकघरों के बचत बैंकों में जमा। अब हम मुद्रा की M3 या मुद्रा पूर्ति की M3 या विस्तृत धारणा के बारे में बात करेंगे। तो मुद्रा पूर्ति की विस्तृत धारणा में M1 के अतिरिक्त बैंकों की सावधि जमाएं, जिनको हम टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं, उनको शामिल किया जाता है। इस प्रकार से M3 बराबर M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं। तो M3 को व्यापक मुद्रा या समग्र मौद्रिक साधन भी कहा जाता है। अब मुद्रा की M4 धारणा को समझते हैं। इसके अंतर्गत M3 के अतिरिक्त डाक खानों की कुल जमा शामिल होती है, चाहे ये बचत बैंकों द्वारा किया जाए या अन्य स्कीमों द्वारा किया जाए। इस प्रकार M4 बराबर M3 प्लस डाक खानों की कुल जमाएं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तरलता की दृष्टि से M1 सबसे तरल धारणा है। इसे जनता के पास मुद्रा की पूर्ति भी कहा जाता है। यहाँ जनता से अर्थ उस क्षेत्र से है जो मुद्रा का उपभोग करता है। इसमें सरकार तथा बैंकों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये मुद्रा का निर्माण करते हैं। M2 में M1 के अतिरिक्त डाकघरों के बचत खातों की जमाओं को शामिल किया जाता है। ये बैंक की मांग जमाओं की तुलना में कम तरल होती हैं। M3 में M1 के अतिरिक्त बैंकों की सावधि जमाओं को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि समय जमा बैंकों की मांग जमा और डाक खानों की बचत जमाओं से कम तरल होती हैं। और M4 में M3 के अतिरिक्त डाकघरों की कुल जमा राशियों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से हम M1 को संकुचित धारणा और M3 को विस्तृत धारणा कहते हैं। अब समझते हैं कि जो मुद्रा पूर्ति के विभिन्न मापक हैं या मेजरमेंट्स हैं, उनका सापेक्षिक महत्व क्या है। भारत में अपनाई गई मुद्रा पूर्ति की 4 धारणाओं में से रिजर्व बैंक M1 और M3 पर ही अधिक ध्यान केंद्रित करती है। यह M3 ही है जिसे प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था के समष्टि आर्थिक उद्देश्यों का निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। M3 में वृद्धि के अनुमानों के आधार पर मुद्रा पूर्ति की कीमतों और राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर प्रभावों का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।